गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे भीड़ में खोया आदमी। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कवि ने वर्तमान की किस समस्या को यहाँ पर समझाने का हमें प्रयत्न किया है। ठीक है, इसे कवि हैं, आप देख सकते हैं, अब लिखा हुआ है लीलाधर शर्मा पर्वतीय। लीलाधर शर्मा पर्वतीय जो है आधुनिक युग के कवि हैं। ठीक है, तो इसलिए उनकी भाषा में हमको जटिलता दिखाई नहीं देगी और उन्होंने आज की बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या जो है जनसंख्या वृद्धि, उसके बारे में हमें जो है बताने का यहाँ पर प्रयत्न किया है। ठीक है, कि जनसंख्या वृद्धि जो है कितना हानिकारक है हमारे लिए, और साथ ही यही बताने की कोशिश किया है जिससे ये जो है एक और समस्या को उत्पन्न करती है, वो है पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, देख लेते हैं कहानी में क्या बताया गया है। प्रस्तुत निबंध जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखकर लिखा गया है। माने यहाँ पर जो है जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उसका क्या दुष्प्रभाव हमारे समाज, हमारे वातावरण पड़ रहा है, और पर्यावरण प्रदूषण जो है वो किस तरह से हमारे लिए नुकसानदायक है, उसको भी यहाँ बताया गया है। मनुष्य यदि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं लगाएगा तो वह दिन दूर नहीं जब हम सभी स्वयं इस भीड़ में और इससे उत्पन्न समस्याओं में पूरी तरह खो जाएंगे। तो जो लेखक है वो यही बताना चाह रहा है कि यदि हम लोग अपनी जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं लगाएंगे तो एक दिन ऐसा है कि हम इस भीड़ में ही खो जाएंगे। जनसंख्या की जो वृद्धि हो रही है इसमें ही खो जाएंगे। ठीक है, और उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं में ही घिर कर रह जाएंगे। इस कथा प्रसंग में उठाई गई समस्या समाधान की ओर अग्रसर करती है। तो ये जो कथा जो है बताया गया है कि हमें जो है इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। ठीक है, और इस समस्या का समाधान जो है ढूंढने के साथ साथ उसे लोगों के सामने प्रकट भी करना चाहिए। यह विषय हमारे देश की खुशहाली और भविष्य के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण है। अगर हम इस समस्या का समाधान ढूंढते हैं और उसे दूसरों के सामने रखते हैं और लोगों को समझाते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा देश खुशहाल होगा, और साथ ही भविष्य के लिए आवश्यक भी है कि भविष्य में भी हम लोग अवगत करा पाएंगे कि जनसंख्या में वृद्धि होना अत्यंत हानिकारक है। बाबू श्यामला कांत के अनियोजित परिवार का लेखा जोखा हमें परिवार के सुखी और संपन्न होने की दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। तो इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वह है बाबू श्यामल कांत, जो कि लेखक लीलाधर पर्वतीय जी के मित्र हैं, और ये जो हरिद्वार में रहते हैं और उनके परिवार में 9 सदस्य हैं। ठीक है, तो ये जो इनका जो परिवार है अत्यंत बड़ा होने के कारण जो है वो हर परिस्थितियों में जो है हर चीज़ों में उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनका जो कोई भी नियोजना करके अपने परिवार को सीमित करने का प्रयत्न नहीं किया था, उसका दुष्परिणाम भी यहाँ पर दिखाई देता है। मेरे एक अभिन्न मित्र है बाबू श्यामला कांत, सीधे साधे परिश्रमी ईमानदार, किंतु निजी जिंदगी में बड़े लापरवाह। ठीक है, तो बताया गया श्यामला कांत जो है लेखक जो है लीलाधर जी पर्वती जी के अच्छे मित्र हैं, बहुत ही अच्छे सीधे साधे परिश्रमी ईमानदार, लेकिन बहुत ही लापरवाह, कोई भी किसी भी चीज़ को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। उम्र में मुझसे छोटे हैं पर अपने घर में बच्चों की फौज खड़ी कर रखी है। तो लेखक बोल रहे हैं कि उम्र में से छोटा है लेकिन उस घर में जो है उनका जो परिवार है वो काफ़ी बड़ा है। पिछले गर्मियों में मुझे उनकी लड़की के विवाह में सम्मिलित होने के लिए हरिद्वार जाना पड़ा था। ठीक है, तो क्या पिछले गर्मियों में क्या हुआ, लीलाधर पर्वतीय जी को श्यामला कांत जी ने अपने घर बुलाया था क्योंकि उनकी बड़ी बेटी का शादी था। ठीक है, उनकी शादी थी। 15 दिन पहले आरक्षण के लिए स्टेशन पर गया तो वहाँ पहले से ही लोगों की लंबी कतार खड़ी थी। तो फिर लेखक ने क्या जाना है, बोले हरिद्वार जाना है, लेखक की बेटी की शादी है तो जाना ही था। तो उसके लिए आरक्षण मतलब रिजर्वेशन करने के लिए बस स्टेशन गया, तो वहाँ देखते इतना भीड़ है रिजर्वेशन कराने के लिए। ठीक है, लेकिन उनको जाना ही था तो बिना रिजर्वेशन के ही वो गाड़ी में जाने का तय करते हैं। हरिद्वार लोगों की लंबी लाइन कतार खड़ी थी। घंटों प्रतीक्षा के बाद मेरी बारी आई तो पता चला कि किसी भी गाड़ी में स्थान खाली नहीं है। तो फिर उन्होंने लाइन लगाया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और जैसे ही उनका मैं टर्न आया तो उनको पता चला कि किसी भी गाड़ी में कोई भी स्थान खाली नहीं है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। ठीक है, खाली नहीं है, जाना आवश्यक था, इसलिए मुझे बिना आरक्षण के ही निकलना पड़ा। तो लेखक बोल रहे हैं कि लेकिन मित्र ने बुलाया है, इम्पोर्टेंट है, वहाँ जाना ही था, इसलिए मैं बिना आरक्षण के ही निकल पड़ा। जब गाड़ी आई तो क्या देखता हूँ कि उसके अंदर तीर रखने को भी जगह नहीं है। मैं जब गाड़ी आई देखता है कि गाड़ी एकदम भरा हुआ है, कहीं पर भी एक जगह से भी जगह नहीं है, पैर रखने का भी जगह नहीं है, और प्लेटफॉर्म पर चढ़ने वाले लोगों की भीड़ ज़बरदस्त धक्का करने में लगी है। ठीक है, तो और जो है प्लेटफॉर्म में भी इतनी भीड़ है कि लोग एक दूसरे का धक्का भी मार रहे हैं। मेरे पास सामान बहुत कम था, फिर भी कुली की सहायता लेनी पड़ी। यदि उसने खगड़की से मुझे भीतर
भीतर ना ढकेला होता। तो लेखक ने क्या किया, उसको सामान कम है लेकिन फिर भी उसने कुली का सहायता लिया। तो कुली ने क्या किया, उसको सहायता ले कुली ने लेखक को क्या किया, लेखक प्रतीक्षा कर रहा है कि अपने कंपार्टमेंट जगह लेके जा ही नहीं पा रहा, इतना भीड़ तब कुली ने क्या किया, उसे खिड़की के माध्यम से उसे कंपार्टमेंट में डाला। ठीक है, गाड़ी छूट जाती। अगर वो नहीं डालता, अगर कुली जो है उसे खिड़की के माध्यम से अंदर नहीं डालता तो शायद गाड़ी छूट जाती है। लक्सर में मुझे गाड़ी बदलनी थी और लक्सर से फिर वो उसको गाड़ी बदलना था हरिद्वार के लिए। किसी तरह खिड़की से बाहर कूदा तो देखता हूँ कि पूरी ट्रेन की छत यात्रियों से पटी खड़ी है। ठीक है, और फिर उसने क्या किया, खिड़की के माध्यम से वो बाहर भी निकला और क्या देखता है कि पूरा जो गाड़ी जो है भीड़ से भरा पड़ा हुआ है, इतना जनसंख्या, इतना भीड़ है। ठीक है, सोचता हूँ अपने प्राणों को संकट में डालकर ट्रेन की छत पर यात्रा करने के लिए लोग क्यों मजबूर हुए। इन लोगों को रेल के नियम व्यवस्था और अनुशासन का ध्यान क्यों नहीं है। लेखक सोचने लगा, बोले इतना संकट, इतना रिस्क लेकर लोग क्यों इसके छत पर बैठे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकती है। क्यों लोग जो अपने प्राणों को संकट में लेकर जो है नियम रेल का जो नियम व्यवस्था अनुशासन के जो धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसको ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। हरिद्वार स्टेशन पर श्यामला का फिर उस तरह से लेखक जो है हरिद्वार स्टेशन पहुंचा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ, लेखक को लेने के लिए श्यामलाकांत का जो सबसे बड़ा बेटा था जिसका नाम था दीनानाथ, वो वहाँ पर पहुँचता है। हरिद्वार स्टेशन पर श्यामलाकांत जी का सबसे बड़ा लड़का दीनानाथ मुझे लेने आया था। उसे अपनी पढ़ाई पूरी किए 2 वर्ष हो गए हैं। तो अब यहाँ पर क्या बताया गया है, श्यामलाकांत का जो बड़ा बेटा है दीनानाथ, उसके बारे में लेखक यहाँ बता रहे थे कि वो जो दीनानाथ था वो भी काफ़ी परिश्रम था, होनहार था और उस पढ़ाई से समाप्त किए उसके 2 वर्ष हो गए थे लेकिन उसको अभी तक नौकरी नहीं मिला। तो नौकरी की तलाश में लगा हुआ है लेकिन उसे अभी तक नौकरी नहीं मिला है। ठीक है, तभी से नौकरी की तलाश में भटक रहा है। मैंने पूछा, अब तो जगह जगह रोजगार कार्यालय खुल गए हैं, उनकी सहायता क्यों नहीं लेते। तो जब वहाँ पर श्यामलाकांत के घर में पहुँचे तो लेखक जो है उसके बड़े बेटे दीनानाथ से पूछने लगा कि बोले तुम क्यों नहीं बोले एक्सचेंज ऑफिस में जाकर जो अपना नाम लिखाते हैं, वहाँ से भी लोगों को कारीगर रोजगार के लिए बुलाया जाता है, बताया जाता है कि कहाँ पर स्थान खाली है, तो वहाँ पर क्यों नहीं जाके अपना नाम लिखाते हैं। ठीक है, उनकी सहायता क्यों लेते हैं। कहने लगा, चाचा जी वहाँ भी गया था, पूरा दिन लाइन में खड़ा रहने पर जब मेरी बारी आई तो अफसर बोला, भाई नाम तो तुम्हारा लिख लेते हैं। ठीक है, नाम तो तुम्हारा लिख लेता हूँ पर जल्दी नौकरी पाने की कोई आशा मत करना। तुम्हारी योग्यता के हज़ारों व्यक्ति पहले से ही इस कार्यालय में नाम दर्ज करा चुके हैं। मैं सोचने लगा, जब एक छोटा शहर का यह हाल है तो बड़े शहरों के बेरोजगारों की कितनी भीड़ भड़क रही होगी। घर पहुँचा तो छोटे से कमरे में सामान को ठसाठस और बच्चों की भीड़ देखकर मेरा दम घुटने लगा। मैं श्यामलाकांत से पूछा कि श्यामला बाबू से पूछा, क्या तुम्हारे पास यही 2 कमरे हैं। वे बोले, क्या करूं मित्र, 2 वर्ष पहले इस शहर में आया था, तभी से मकान की तलाश में भड़क रहा हूँ। शहर में चक्कर काट कर जूते घिस गए हैं। निराश होकर जब थक गया तब साल भर बाद मकान के नाम पर सिर छिपाने के लिए गली के अंदर यह छत मिली है। शहर पहले की तुलना में कई दुगना फैल चुका है। तो फिर श्यामलाकांत श्यामलाकांत का बड़ा बेटा दीनानाथ जो है लेखक को लेने के लिए स्टेशन पहुंचता है तो वो उससे बात करते हैं। फिर उसको पता चलता है कि ये होनहार है, उसने पढ़ाई भी समाप्त कर ली है अपनी और वो नौकरी की तलाश भी करता है। तब वो उसको बोलते हैं कि तुम क्यों नहीं रोजगार कार्यालय में जाकर अपना नाम लिखाते हैं। तब दीनानाथ बोलता है कि मैंने वहाँ पर मैं गया था, वहाँ पर अपना नाम भी लिखाया है। वहाँ के लोगों ने मुझे यह कहा है कि मैं तुम्हारा नाम तो लिख रहा हूँ लेकिन तुम जल्दी नौकरी पाने की आशा मत करना क्योंकि तुम्हारे क्वालिफिकेशन के बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर नाम लिखाया है। ठीक है, तो मैं लेखक ये सुनकर सोचने लगा कि बोले कि जब शहरों की छोटे छोटे गाँव की अवस्था है तो शहरों की क्या अवस्था होगी। लेखक ये सोचने लगा। ठीक है, शहरों की अवस्था कितने भीड़ भड़क रहे हैं, बोले कितने लोग जो है बेरोजगार जो है नौकरी के लिए भटक रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है जो लीलाधर जो है वो दीनानाथ के साथ जो है श्यामलाकांत के घर पहुँचे। जब जैसे ही घर पहुँचता है तो वो देखता है कि छोटा सा 2 कमरों का मकान है और ऊपर सामान से भरा, उसमें से बच्चे भी हैं। तो इसे देख कर लीलाधर का दम घुटने लगा। ठीक है, फिर उसको पूछने लगा, वो अपने मित्र को पूछने लगा कि क्या तुम्हारे पास यही कमरा है। तो श्यामलाकांत बोलता, बोले हाँ, बोले मेरे पास यही है। बोले 2 साल जब पहले यहाँ पर आया था तो मैंने बहुत ढूंढा, घर ढूंढा लेकिन घर ढूंढते मेरे चप्पल घिस गए लेकिन मुझे कोई मकान ही नहीं मिला। और अभी जो है सर छिपाने के लिए ये 2 कमरों का एक मकान इस गली के अंदर मिला है। शहर पहले से काफ़ी फैल चुका, बोलने लगता है फिर श्यामलाकांत। ठीक है, कि बोले शहर काफ़ी बढ़ चुका है, अब मैंने मकान
मकान पाना भी बहुत मुश्किल है। जनसंख्या इतनी अधिक बढ़ गई है कि अब मकानों की भी कमियाँ हो गई है। तब वो बोलते हैं क्या दूर दूर तक कई कॉलोनियाँ बन गई है, फिर भी मेरी तरह ना जाने कितने लोग मकानों के लिए भटक रहे हैं। हमारे देश में बढ़ती हुई जनसंख्या का यही दुष्परिणाम है। जनसंख्या बढ़ रही है, मकान और खाद्यान्न घट रहे हैं। तो फिर श्यामलाकांत बोलते हैं कि दूर दूर तक बोले कॉलोनी बनी है, लेकिन इतना कॉलोनी बन रहा है, इतना मकान का निर्माण हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है हम लोग को मकान नहीं मिल रहा है। और ये इसका सबसे बड़ा कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या, ठीक है। और जनसंख्या बढ़ रही है तो मकान और खाद्यान्नों का भी मांग बढ़ रहा है। उसी समय श्यामलाकांत जी की पत्नी जलपान लेकर आई। तब क्या होता है, उसमें क्या होता है, ये श्यामलाकांत की जो पत्नी है वो नाश्ता लेकर आई। उसके पीछे उसकी 3 छोटी लड़कियां और पल्ला पकड़े 2 छोटे लड़के। मैं उनकी दुर्बल काया और भोला चेहरा देखकर स्तंभ रह गया। तो जैसा ही उसकी पत्नी आई जलपान लेकर के श्यामलाकांत की, उसके साथ साथ उसके बच्चे भी आए। 3 लड़कियां और 2 लड़के भी थे जो अपनी माँ का पल्लू पकड़ के रखे थे, ठीक है। उनको देखकर लेखक को बहुत दया कि इतना दुर्बल दिख रहे हैं और बिल्कुल पीला चेहरा दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैंने पूछा कब से अस्वस्थ है। तो फिर लेखक कविता जो है उनसे पूछता है उसकी पत्नी से, बोले बच्चे तो अस्वस्थ दिख रहे, बोले कब से ये अस्वस्थ है, कब से ये बीमार है, बोले डॉक्टर को दिखा कर इलाज नहीं करा रहे हैं क्या। वे फीकी मुस्कान मुस्कुरा दी, बोली भाई साहब मैं इतने बड़े परिवार में हर रोज़ कोई ना कोई बीमार पड़ता रहता ही है। डॉक्टर की दिखाने अस्पताल गई थी, पर अस्पतालों में आजकल रोगी और उनके संबंधी मधुमक्खी के छत्ते की तरह डॉक्टर को घेरे रहते हैं। वह भी अच्छी तरह किस को देखे। आजकल तो ऐसा लगता है मानो पूरा शहर ही अस्पताल में उमड़ गया है। समझ में नहीं आता ऐसी भीड़ क्यों है। तो फिर मैंने श्यामलाकांत की पत्नी को देख कर, उनके बच्चों को देख कर लेखक पूछता है, बोले बच्चे के बीमार है, अस्वस्थ है, तो तुम डॉक्टर क्यों नहीं दिखा रही हो, उनका इलाज करा रही है। तो फिर उसकी पत्नी बोलती है कि इतना बड़ा परिवार है तो हर रोज़ कोई ना कोई बीमार पड़ता है। डॉक्टर के पास मैं लेके गई थी, लेकिन वहाँ पर क्या देखती हूँ, सब लोग जो डॉक्टर को घेर करके जो है मधुमक्खी की छत्ते की तरह घेरे हुए हैं, ठीक है। वह भी अच्छी तरह, डॉक्टर भी इतना भीड़ है कि डॉक्टर भी अच्छी तरह से नहीं देखता है। आजकल तो ऐसा लगता है कि पूरा शहर ही जो है अस्पताल में उमड़ कर आ गया है, ठीक है। समझ में नहीं आता। फिर उसकी पत्नी बोल समझ में आता इतनी भीड़ आ क्यों रही है, ठीक है। अब यही देखिए ना, मेरी तबीयत भी ढीली ही रहती है। सोचा था कि विवाह के कपड़े दर्जी से सिलवा दूंगी। बड़े बेटे को दर्जी के यहाँ भेजा। तो फिर वो बोलती देखो ना, बोले बेटी का शादी है तो घर में सब काम हो रहा है, कपड़े भी सिलवाने थे। सोचा था कि दरवाजे से सिलवा लोगे। मैंने बड़े बेटे को दर्जी के पास भेजा भी था, लेकिन वह जिस किसी भी दुकान पर गया वहाँ दर्जी ने पहले से ही मिलने आए कपड़ों का ढेर दिखा कर अपनी मजबूरी जाहिर कर दी। पहले ग्राहक का स्वागत होता था, अब उसे भी चिरौरी सी करनी पड़ती है। चिरौरी करती मतलब जी चुराना पड़ता है, ठीक है। फिर भी समय पर काम नहीं होता। दुकानें पहले से कहीं अधिक खुल गई है, लेकिन ग्राहकों की बढ़ती हुई भीड़ के लिए वे अब भी कम पड़ रही है। तो वो बोलने लगती है, बोले शादी का घर था तो कपड़ा सिलाने के लिए दर्जी को दिए, लेकिन अब दर्जी पहले से बोल देता कि मेरे पास इतना सारा ढेर है तो समय में आपको कपड़ा नहीं मिलेगा। मैंने इतना दर्जी का दुकान खोल रहा, सब कुछ खोल रहा, लेकिन जो है फिर भी जो है ग्राहकों को जो है वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ठीक है। इस तरह से लेखक की पत्नी ने भी जो है जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों को लेखक के सामने प्रकट किया। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़िए, देखिए, यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे ज़रूर समझाइए। मैंने ये जो पूरा कहानी जो है पूर्ण रूप से जनसंख्या वृद्धि और उसके दुष्परिणामों को दिखाता है, किस तरह से श्यामलाकांत जो है अपने बड़े हुए परिवार को लेकर रहते हैं और किस तरह से उनको और किन किन समस्या का सामना करते हैं, उसे हम आगे क्लास में भी पढ़ेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।